तो प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत एक बार फिर हम प्रदेश और देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। अपने पड़ोसी मुल्क के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाकिस्तान। 75 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हुए, पर इन 75 सालों में क्या अपने आप में ये कमाल नहीं है कि उस पाकिस्तान में इन 75 साल में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो 5 साल तक प्रधानमंत्री के पद पर रहा हो। 75 साल में न जाने कितने ही शख्स पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, लेकिन कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं रहा कि वह अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर जाता। किसी को गोली मारकर हटा दिया गया, तो किसी को बर्खास्त कर कर, किसी को तख्ता पलट कर कर। और इन सारे मामलों के संदर्भ में एक बात उभर कर आती थी कि पाकिस्तान में भले ही लोकतंत्र रहे ना रहे, कोई तानाशाही रहे ना रहे, पर एक चीज जरूर रहेगी, वो रहेगी सेना की हुकूमत। संविधान भी बाद में है, सत्तारूढ़ दलों की तमाम सियासतदानों की अपनी हुकूमतें बाद में हैं, सबसे ऊपर जो रहेगा वो केवल सेना रहेगी। लेकिन पाकिस्तान में ये दृश्य इस समय बदला बदला सा दिखाई देता है। 10 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के तत्कालीन वजीर आजम और अपने समय के नामचीन क्रिकेट खिलाड़ी इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के चलते पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इमरान खान पद छोड़ने के बाद घर में नहीं बैठे, बल्कि जनता के बीच पहुंच गए और जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने सबके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने नवाज शरीफ की पार्टी और वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पाकिस्तान की सेना के वर्तमान जो प्रमुख हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं जिसके खिलाफ इमरान ने मोर्चा नहीं खोला। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान बेखौफ आज भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। मामला दिलचस्प यह है कि इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद तक के लिए एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उनकी मांग थी कि वर्तमान सरकार पाकिस्तान अवाम की अपेक्षाएं पूरा करने में नाकाम है, यह चोरी से बनी हुई सरकार है, इसलिए इस सरकार को एक भी दिन पद पर बने रहने का हक नहीं है। तुरंत चुनाव कराए जाने चाहिए और जनता को यह फैसला लेना चाहिए कि किसको उस पर हुकूमत करनी चाहिए। इस मांग को लेकर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संरक्षण लेकर निकले इस्लामाबाद जाने के लिए। गत गुरुवार को उन पर हमला हुआ, गोलियां चली। 3 से 4 गोलियां दावा किया जा रहा है कि इमरान खान के पैर में लगी। उनका ऑपरेशन हुआ, हड्डी को बड़ा नुकसान हुआ। इस समय वह अपना इलाज करा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और इन सब के बीच में इमरान खान खुलकर बोल रहे हैं, सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, गृह मंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, एक मेजर जनरल हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और इतना बोलते हुए साथ में ऐलान कर रहे हैं कि कल से लॉन्ग मार्च फिर से शुरू होगा और 15 दिन बाद मैं इस लॉन्ग मार्च में फिर से शामिल होऊंगा। आज हम इन्हीं हालात पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस सेना के जिक्र मात्र से पाकिस्तान के तमाम राजनेताओं का खून सूख जाता था, वो पाकिस्तान की सेना इस समय इमरान खान के कारण इतनी सहमी सहमी सी क्यों दिखाई दे रही है। क्या ऐसी ताकतें हैं जिसके चलते इमरान खान इतना खुलकर बोल पा रहे हैं? क्या वाकई पाकिस्तान में आजादी के 75 साल बाद सही मायनों में लोकतंत्र स्थापित होने जा रहा है कि एक नेता खुलकर अपनी बात कह रहा है और जनता उसके समर्थन में लाखों की संख्या में इकट्ठी हो रही है, या कोई और कहानी है? अमेरिका को चुनौती इमरान खान से मिल रही है, तमाम उन मुल्कों को जो पाकिस्तान को अपनी जेब में रखा हुआ मानते थे उनको चुनौती मिल रही है। कुल मिलाकर कहानी क्या है? पाकिस्तान की जनता सोच क्या रही है? क्या ऐसा कारण है जिसके चलते जिस इमरान खान ने पहली बार चुनाव लड़ा था 7 क्षेत्रों से, तो 7 में जमानत जब्त कराई थी, वो इमरान खान आज पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाई दे रहे हैं? ये सच्चाई है या सच्चाई कुछ और है? इसी को बूझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान से कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम आपका परिचय कराएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस दिलचस्प विषय के संदर्भ में, जिसमें भारत की भी बहुत दिलचस्पी है, बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र देश के महान राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आयात का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि एक नेता की परिभाषा है कि उसके पास एक सफल दृष्टिकोण हो, एक जुनून हो, जो किसी भी परेशानी से न डरे बल्कि परेशानियों को हराना जानता हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ईमानदार हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो ये बात कही थी, क्या ये बात इमरान खान पर मुफीद है? ये सवाल है। इसको उत्तर लेने के लिए हम अपने मित्रों के पास ही चलेंगे जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ में पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार शहजाद अनवर फारूकी साहब एक बार फिर खास तौर पर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ उजमा कारदार जी हैं, पूर्व राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपनी तीखे तेवरों के लिए पाकिस्तान में ख्यात है।
एक समय इमरान खान की पार्टी से भी उनका गहरा संबंध था, उसके विधायक भी रही थी। हमारे साथ राणा अली जोहेब जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वह भी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार पूर्व राजदूत मंजू सेठ भी होंगी, और साथ ही सैन्य विशेषज्ञ के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी साहब भी जुड़ेंगे। आप तीनों का स्वागत है। फारूकी साहब, आपसे ही शुरू करता हूं। हो क्या रहा है पाकिस्तान में? इमरान खान का इतना दम और उसके सामने सेना लगती है हमें बेदम। थोड़ा सच सच बताइए ने, हम यहां महसूस कर रहे हैं वो गलत है, या हम जो महसूस कर रहे हैं वो सही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गुजारिश ये है कि मेरे नज़दीक पॉलिटिक्स जो है वो हकीकत से ज़्यादा परसेप्शन का खेल है। जिस किस्म का तासुर होता है वो ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, रियलिटी इतना मैटर नहीं करती। और जो मामला परसेप्शन का है, तो परसेप्शन के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान का एक परसेप्शन है जो उनको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। ये जो अभी आपने अबुल कलाम आज़ाद साहब का आपने हवाला दिया, तो उसमें ये ठीक है कि उनके बारे में ये एक ठीक या गलत एक तासुर बना हुआ है कि वो एक ईमानदार आदमी है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जितने भी लोग मुख्तलिफ इलाकों से और तबका फ़िक्र से आए, उनका कोई ना कोई कारोबार या उनका कोई ना कोई ऐसा मुफाद वाबस्ता रहा है सियासत से जो अमूमी तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं हुआ करता। यहाँ पे कारोबारी लोग ज़्यादा इत्तेफाक से आगे आए और उनको मौका मिला कि वो सियासत के ज़रिए पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत को चलाएं। ऐसे में ठीक या गलत उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगे, सिस्टम से फ़ायदा ज़ाहिर है यहाँ पे उठाने की एक रीति है बर सग़ीर पाको हिंद में, बांग्लादेश में। ये हम चूँकि बुनियादी तौर पर जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, तो यहाँ पे ये मामलात इसी तरह से चलाए जाते हैं। चूँकि पिछले आप समझिए कि ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद से जी। जो लोग इक़्तिदार में रहे, ख़्वाह वो नवाज शरीफ हों या उनकी मुखालिफ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, तो उनके हवाले से वक्त गुजरने के साथ साथ एक तासर पैदा किया गया या ये तासुर बन गया कि वो लोग करप्ट हैं, उन्होंने बहुत माल बनाया है इस हवाले से। और एक 35-40 साल का एक मुतवातर एक टाइम ऐसा गुजरा कि जिसमें बारी बारी ये दोनों खानदान जो हैं वो इक़्तिदार पर बराजमान रहे। तो एक तरह से उकताहट भी हो जाती है। हम लोग, आपको पता है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो उतावले हो जाते हैं, जल्दी जी। जल्दी तब्दीली मांगते हैं। तो ऐसे में जब इमरान खान शुरू में आए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पहले इलेक्शन में तो अपनी जमानतें जब्त करवा बैठे थे और उस वक्त इनको शायद इतनी पजीराई उस तरह से नहीं मिल पाई। उसके बाद वक्त ने करवट बदली और चूंकि जाहिर है कि जो पॉलिटिक्स का खेल है उसमें चेहरे बदलने की भी अहमियत है, ख्वाह वो बदलने वाला हदायतकार हो या खुद से कुदरती निज़ाम के तहत बदले जाते हों। तो उसमें ज़ाहिर है मोनोटोनस को चेंज करने के लिए फिर उनकी बारी आई और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आए। उसके बाद ये है कि उनकी ज़ात के हवाले से अभी तोशा खाना का केस चलाया गया या इस तरह से उनकी अहलिया के हवाले से बात की गई, या एक और खातून हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए कि वो पंजाब की हुकूमत चलाती रही हैं। ये इल्ज़ामात अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उस तरह से आवाम में पजीराई हासिल नहीं कर पाए। लोग इस पे यकीन नहीं रखते और जब तक लोग यकीन नहीं रखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने करप्ट हैं या वो कितने ईमानदार हैं। ये परसेप्शन जो है उसके पीछे एक और कुव्वत भी है। जो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान यहाँ तक चले गए हैं, तो वो कैसे गए हैं, तो ये जो 74-75 साल की आपने हिस्ट्री बताई, तो लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, एक गुस्सा है कि उनकी शायद वो महसूस करते हैं कि सिस्टम में उस तरह से सीख कभी भी नहीं रही। वो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनका हिस्सा हो इस इक़्तिदार में और वो अपने फैसले खुद कर पाएँ। वो कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और इसमें कोई कुछ ना कुछ इख्तियार बहरहाल जमहूरी रहनुमाओं और मुंतखब नुमाइंदों को रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से वक्त तब्दील हो रहा है, अब कोई भी आदमी अपने पुराने हिस्से पर उस तरह से इक्तफा नहीं कर पा रहा। हर आदमी अपना हिस्सा चाहता है, वो चाहता है कि उसका हिस्सा बड़े से बड़े वो सिस्टम तो में सब ठीक है स्टेक्स जो फारूक है। साहब, लेकिन मेरे दो स्पेसिफिक सवाल हैं आपसे। एक तो मैं सेना को लेकर जितना खुलकर इमरान खान बोल रहे हैं, ऐसा पहले देखने में नहीं आया। तमाम नेता सेना के संदर्भ में बोलने से बचते थे, अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बोलते थे, पर इमरान खान है जो खुलकर सेना के खिलाफ बोल रहे हैं और बहुत खराब बोल रहे हैं, और सेना बर्दाश्त कर रही है। आईएसआई बाकायदा उनके कहे अनुसार पे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करके जवाब दे रही है।
इस बदलाव पर क्या कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? एक सवाल तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। दूसरा, आपके यहाँ एक और नेता है, नाम है उनका मौलाना फजल। उन्होंने कहा है कि इमरान पे कोई हमला ही नहीं हुआ, इमरान कोई घायल ही नहीं हुआ, इसने तो एक्टिंग में सलमान और शाहरुख को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इस पर भी थोड़ा आपकी नजर इनायत हो, थोड़ा हमें रोशनी दें। इमरान खान को हम अभिनेता के तौर पर देखें या राजनेता के तौर पर, थोड़ा समझना चाहते हैं हम। तो फारूक के साथ थोड़ा आप समझाएं, फिर जाके हम उजमा कारदार जी के पास रुक करें। डॉक्टर साहब, मैं पहले ये दूसरे सवाल का मैं जवाब दे दूं कि जैसे मैंने अपनी इब्तदाई में अर्ज की कि पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन का खेल है। जी इसमें आप अदाकार होते हैं, मैं तो नहीं समझता कि कोई भी जो अदाकार जो सियासतदान है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही अदाकारी आनी चाहिए, और अदाकारी की सलाहियतें होती हैं तो वो सियासतदान बनता है। जी मेरा ख्याल में ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा या बुरा, छोटा अदाकार या बड़ा अदाकार, या वो हकीकत में कितना रंग भरते हैं अपनी अदाकारी से, ये कोई भी, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। जी मौलाना साहब ने भी तो मजहब के नाम पे सियासत की इस मुल्क में, जी और उसमें परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने अच्छा खासा हिस्सा बटोरा इक्तदार में, और वो उन्होंने खूब इक्तदार के मजे लिए। जी हालांकि मजहबी जमातें पहले मोहतरमा मादरे मिल्लत जो हैं हमारी फातिमा जिन्ना, उनके ज़माने से उन्होंने एक वक्त था कि उन्होंने फतवे दिए कि औरत की हुक्मरानी हराम है। उसके बाद जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वक्त आया और देखा कि लोग उनके पीछे हैं, तो ये राजनीति का खेल ऐसा है, उसमें फिर उनके साथ भी खड़े हुए मौलाना। और मौलाना फजलुर रहमान को बदकिस्मती से उन लोगों का नुमाइंदा समझा जाता है, क्योंकि वो उनके वालिद से एक फिक्रा मंसूब है कि वो कहते हैं कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं थे। तो इस हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की जो खिदमात हैं, जो उनके नजरियात हैं, बहुत सारे लोग उनसे इत्तफाक नहीं रखते। तो उनका ये कहना, चूंकि वो उनके पॉलिटिकल राइवल भी हैं, और बदकिस्मती से चूंकि मौलाना खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, उनके ज्यादा स्टेक्स वहीं पे हैं, तो इमरान खान को बराह रास्त हिट करना उनके लिए सियासी तौर पर सूदमंद है। जी जहां तक आपने दूसरी बात की कि इमरान खान फौज को निशाना बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा समझने की जरूरत है कि क्या वो फौज को ओवरऑल बतौर इदारा तनकीद की निशाने पर रखे हुए हैं, या वो कुछ मखसूस शख्सियात का नाम लेते हैं। जी ये बात पहले भी होती रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस हद तक बात कभी भी नहीं हुई फौज के किरदार के हवाले से, या जो फौजी लोग हैं उनका नाम इस तरह से नहीं लिया गया। अच्छा, ये मैं समझता हूँ कि ये इर्तिकाई अमल है, वक्त की एक चाल है। बहुत सारी चीजें जो 1947 में कुछ और तरह से थी, 10 साल के बाद, दहाई की सफर के बाद हम कहीं और गए, उसके बाद कहीं और गए। तो ये इर्तिकाई सफर है। बहुत सारे ऐसे मौजूद जिन पर हम पहले बात नहीं करते थे, अब उस पर बात करते हैं। जैसे कि अब ये एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, जी इस पे बात होती थी, ढके छुपे लफ्जों में होती थी, इशारे किनारे में बात होती थी। लेकिन ये तो मामला कुल शुरू मिलाकर किया फारूकी साहब मान रहे हैं, फौज में ऐसे बात पहले तो नहीं होती थी, जैसे भी हो रही है हो तो रही है। जहां तक अदाकारी की बात है, तो फारूकी साहब कह रहे हैं अदाकार तो हमारे यहाँ सारे ही हैं। अब इमरान खान कितने अच्छे कितने बुरे, इस पर बहस हो सकती है। पर मैं जानना चाहता हूं उजमा कारदार जी के पास, और मेरे पास सवाल यह है उजमा जी, कुल जमा 20 साल पहले आया हुआ शख्स, जिसने अपने राजनीति में ऐलान के समय यह भी बात स्वीकार की थी कि मैंने इससे पहले कभी अपना वोट तक नहीं डाला, वो वोट लेने के लिए लोगों के बीच पहुंचा, सिरे से खारिज हुआ, लगातार संघर्ष करता रहा। पर यह समझना मुश्किल हो रहा है, इतने नामचीन परिवार, भुट्टो परिवार, शरीफ परिवार, उनकी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, सेना की का बैकअप, सब बेअसर साबित हो रहा है। जैसे एक व्यक्ति के संदर्भ में जिसको लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत गंभीरता से नहीं लेते, पाकिस्तान अचानक इमरान खान को इतनी गंभीरता से कैसे ले रहा है, और इतनी गंभीरता से ले रहा है कि वो सबको ललकार रहा है और सब दबे छुपे शब्दों में अपने बचाव में बयान जारी कर रहे हैं। थोड़ा समझाएंगे उजमा जी, हुआ क्या है पाकिस्तान में, और इमरान खान की शख्सियत को लेकर कहानी क्या है? देखिए, जो सियासत है ना, उसमें बहुत पेचोताब होते हैं, और बड़े अजीब अजीब, आपको पता है कि हमारे सामने वाकयात रूनुमा होते हैं। इमरान खान साहब की जो बैकग्राउंड है
वो एक खिलाड़ी की थी। जी और वो चूंकि एक वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो जो यंग लोग हैं उनके आंखों में वो बहुत एक आइकॉन थे। जी तो एक तो यंग लोगों को वो अट्रैक्ट होते हैं उनसे। फिर दूसरे, उन्होंने जब शौकत खानम और जब नमल बनाया था, तो उस वक्त लोगों ने ये समझा कि शायद ये बहुत एक ईमानदारी के साथ ये दो एक गुड कॉज के लिए चीजें बना रहे हैं। तो हम हमारे मुल्क में अगर ये प्रधानमंत्री बन के आएंगे तो शायद मुल्क का नक्शा भी बदल जाएगा। मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे एनालिसिस लें, मैंने बहुत क्लोजली इसको स्टडी किया है। खान साहब को अल्लाह ताला ने एक बड़ा सुनहरी मौका, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी। जी लेकिन कुछ हुआ यूं कि कुछ ऐसी मेरे ख्याल में सिचुएशन डेवलप हुई कि 3.5-4 साल गुजरने के बाद भी महसूस ये होना शुरू हो गया कि खान साहब ना तो अपना जो मैनिफेस्टो है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं या इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ना वो अपनी पार्टी को संभाल पा रहे हैं, और ना मुल्क को एक जो डायरेक्शन उन्होंने जो वादे लोगों से किए थे कि उस डायरेक्शन में वो ले जा रहे हैं। आप यकीन करें कि अप्रैल तक हालात ये थे कि निहायत अनपॉपुलर थे वो। जी इतने अनपॉपुलर थे कि उनके यानी कि आप सोचें कि कोई अगर वो होता था पीटीआई का कोई जलसा या कोई गैदरिंग, तो उसमें हार्डली आपको कोई मुट्ठी भर भी लोग नजर नहीं आते थे, बल्कि बहुत नाला थे। जी अब देखें, बात सर ये है कि बेसिकली एक ये पावर स्ट्रगल होती है। इसमें दो तो हमारी स्टेटस को पार्टीज पहले थी, बल्कि देखिए मैं तो ये कहूंगी कि जो जिन जिन लोगों को अवाम वोट देते हैं, मैंडेट देते हैं और वो असेंबलियों में आते हैं, हमें सबको इज्जत भी देनी चाहिए और मैंडेट को तस्लीम भी करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक कुएं से तो नहीं आ रहे ना, वो एक मैंडेट, चाहे वो 4 सीटें हो, चाहे वो 10 सीटें हो, चाहे वो 150 सीटें हो, वो सब अवाम का मैंडेट लेके आते हैं। हमारी खान साहब के साथ ये प्रॉब्लम ये रही कि उन्होंने किसी के साथ बैठ के मिल के रिफॉर्म्स लाने की बात सुनी ही नहीं। उन्होंने कहा मैंने किसी के साथ बैठना ही नहीं। और जब आप इकट्ठे मिलके नहीं बैठेंगे तो आप नेशनल इश्यूज को कैसे टैकल कर सकते हैं, बीच ये में बहुत। रोकना चाहूंगा उजमा जी, अप्रैल 2022 में वो इतने अलोकप्रिय थे कि मुट्ठी भर लोग भी नहीं आते थे, विफल रहे प्रधानमंत्री के तौर पर। आप बोल रही हैं कि उनके साथ लोग बैठते नहीं थे। हम टीवी पे देख रहे हैं कि लोग उनके साथ हजारों की संख्या में खड़े, लाखों की संख्या में खड़े। बड़ा उलटफेर है ना। कहानी तो 6 महीने की है। कायदे अनुसार तो इमरान खान की हैसियत नहीं होनी चाहिए, जिस विफलता के हिसाब से आप कहानी बता रही हैं कि उनके साथ में 4 आदमी नहीं दिखने चाहिए। अभी हालत दिख रही है कि जो उनके सामने खड़े उनके साथ 4 आदमी नहीं है, सब इमरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इस कहानी को समझाइए ने, हुआ क्या 6 महीने में? कौन ऐसा पीछे आ गया बैकिंग में? क्या व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फंडिंग जो है इमरान खान के साथ लगा दी है, या जेलेंस्की उनके साथ आ गए हैं, या हमारे नरेंद्र मोदी जी उनकी मदद में आ गए? हुआ क्या है इमरान खान के साथ? थोड़ा समझाइए तो सही ना। आप मेरी बात गलत समझे, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रही हूँ। जी मैं असेंबली में बैठे हुए लोगों की बात कर रही हूँ जी कि खान साहब ने कहा कि मैं असेंबली में जितने भी एमएनएज हैं जी या एमपीएज असेंबलियों में हैं प्रोविंस की, उनके साथ बैठने से वो इनकारी थे। जी मैं ये नहीं कह रही कि वो आवाम के साथ नहीं बैठ रहे थे। जी आपने मेरे ख्याल में मेरी बात समझी नहीं, जी, या मैं समझा नहीं सकी आपको। कोई बात नहीं। अब देखिए, बात सारी ये है कि हम एक आइन के मुताबिक चलते हैं। जी अब आइन हमें सिर्फ एक तरीके से इजाजत देता है चेंज ऑफ गवर्नमेंट की इन हाउस, और जी वो ये है अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है आपके खिलाफ अगर कामयाब हो जाए तो फिर आपको सीट छोड़नी पड़ती है। अब खान साहब जो है वो, उनको पता नहीं क्यों इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई है। अगर वो मेजोरिटी नहीं रही उनके पास और उनके पास कुछ वो सीटों से हार गए, तो उनको चाहिए ग्रेसफुली जाके तो आप ऑपोजिशन बेंचेस में बैठ जाएं, कोई जी बात नहीं, जो अपना डिमांड्स दें, अपना प्रेशर बिल्डअप करें, जो भी करना है करें, फिर अगले साल तो इलेक्शन होने ही है। और मैं आपको बताती चलूं कि पिछले 10 साल से जमहूरी हुकूमतें अपने पूरे 5-5 साल के टेन्योर्स पूरे कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे उनके प्रधानमंत्री चेंज भी हुए हैं, लेकिन पार्टी जो है वो ही रही है उजमा करदम जी, यहाँ। मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। हमारे यहाँ एक बड़े प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ हुए, बहुत सम्मान है उनका, भारतीय राजनीति में रहा, अब इस दुनिया में नहीं। उनका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया।
उन्होंने एक कमाल की बात कही थी, फारूकी साहब आपके सुनने के लिए भी है। उन्होंने ये कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। क्या पाकिस्तान ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात सुन ली है? देखिए ये इन हाउस चेंज था। जी ये आपके जो आपका जो अंदर जो सारे आपके पार्लियामेंटेरियंस थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको राइट देता है। जी अगर खान साहब देखे ना, पहले भी एक दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, वो उसको डिफीट कर दिया और जी वो रहे प्रधानमंत्री। लेकिन इस दफा वो नहीं कर सके, तो इसलिए उनको फिर जाहिर है उनको फिर तो ये उजमा कारदार जी तो इस विचार के साथ में है कि भाई जो पार्लियामेंट में बहुमत के आधार पर सत्ता का निर्माण होता है, वहां इमरान खान के पास समर्थन नहीं है, तो इमरान खान को एक शरीफ आदमी की तरह इंतजार करना चाहिए, विपक्ष में बैठना चाहिए, 5 साल पूरे होने दीजिए, फिर चुनाव में जाइए, जनता का साथ लीजिए। ये बेचैनी क्या है, ये हालात ऐसे क्यों बना रहे हैं? अब इसका उत्तर किससे मिले? इसको उत्तर लेने के लिए मेरे पास राणा अली जोहब साहब हैं। उजमा कारदार जी इस बात पे परेशान है राणा साहब कि क्या है ये तरीका, 5 साल के लिए संसद चुनी गई है, इंतजार कीजिए। ये इमरान खान बेचैन है। इमरान खान का बेचैन होना तो समझ में आता है, पर इमरान खान के साथ जनता इतनी बेचैन क्यों है, इसे आप समझाइए। इमरान खान की बेचैनी से क्या फर्क पड़ता है अगर लोग ना आए? फर्क तो इसलिए पड़ रहा है ना कि लोग साथ आ रहे हैं, भीड़ साथ आ रही है, और इतनी भीड़ साथ आ रही है कि सेना के भी हाथ पैर फूले हुए हमें यहां बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है हमारी आंखें गलत हो, तो उन आंखों के दोष को आप बताएं, सही क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। देखिए ये जो चीज है ना, इसको टेक्निकली समझने की जरूरत है। जी मैं आपको थोड़ा सा इसको गाइड कर देता हूँ कि देखें, अगर हमारे मैं बाकी मुल्कों की तो बात नहीं करता, जी लेकिन पाकिस्तान में ना के खिलाफ, जी चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट करे, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करे। आपने मैं सुन रहा था कि आपने कहा कि जी इमरान खान से पहले फौज के खिलाफ खुल के कोई नहीं बोला। जी तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूं कि जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निकाला गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस से, तो जो इस्लामाबाद से उन्होंने जीटी रोड के जरिए जब वो लाहौर आए थे, तो उनके तमाम जलसे, तमाम रैलियां, तमाम तकरीरों के अंदर सिर्फ एक ही नाम था, और वो फौज का था। जी और वो सिर्फ क्रिटिसिज्म फौज को ही कर रहे थे। उनको देखकर जो उनके वर्कर्स थे, जो उनके पार्टी के लोग थे, या जो उनको चाहने वाले थे, उन्होंने भी वही तरीकाकार अपनाया जो आज पीटीआई के लोग अपना रहे हैं, जो जी आज पीटीआई के कारकुन अपना रहे हैं। तो ये 2013 के बाद से, उससे पहले तो हालात कुछ और थे, लेकिन 2013 के बाद, इलेक्शन के बाद, 18 के बाद, 18 में नवाज शरीफ निकले, उसके बाद 22 में इमरान खान निकल गए। तो ये तो एक तारीख है पाकिस्तान की कि जो भी प्राइम मिनिस्टर निकलता है वो डायरेक्ट जो ब्लेम है वो फौज पे करता है। आप डरा रहे हो क्या हमें? जोएब साहब आपसे माफी चाहूंगा, इमरान खान के क्या निर्वासन, क्या भविष्य दिखा रहे हो हमें? आपने जो दलील दी है, नवाज शरीफ ने ऐसे बयान दिए थे, तरीका ही आजमाया था, नतीजा क्या हुआ? नवाज शरीफ आज तक पाकिस्तान से बाहर दुपे बैठे हैं। भविष्य बता रहे हैं आप? इमरान खान को भी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेनी है, पाकिस्तान से बाहर का ही रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि तरीका वही है। वो तो बजाते खुद क्या, देखिए इमरान खान पे अभी तक उस लेवल का केस नहीं है कि उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़े। जी नवाज शरीफ पर क्योंकि केस है, वो अभी मतलब सजा भुगत रहे हैं, और वो मेडिकल लीव पे और मेडिकल मामलात को लेके बाहर बैठे हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मामलात हो रहे हैं, जो डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं, जैसे फारूकी साहब ने कहा कि वो पूरे अदारे का नाम नहीं ले रहे हैं, वो किसी एक मखसूस शख्सियत का नाम ले रहे हैं। जी देखिए हमारा आइन भी, हमारा कानून भी ये चीज किसी इंडिविजुअल को अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको बात करने की इजाजत तो देता है, जी लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो इंडिविजुअल, वो बंदा है कौन है जी जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने अमेरिका का खत लहराया, अवाम ने उनको सपोर्ट किया। जी वो जब जब फौज के खिलाफ बात करते हैं, लोग उनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए उनको ये लगता है, इमरान खान साहब को ये लगता है कि वो अगर इस बयानिए को जितना ऊपर लेके जाएंगे, जितना उसको अवाम में गर्म रखेंगे, जितना ये इसको आप कह लें कि इसको रनिंग में रखेंगे, उनको फायदा होगा आने वाले इलेक्शन में। तो लिहाजा ये तो हमारी भी समझ से बाहर है कि वो इस तरह फौज के खिलाफ अपने ऊपर अटैक को भी वो उसके साथ ही अटैच कर रहे हैं कि जी ये फौज ने करवाया। वो आज तक उसकी एफआईआर का मामला जो है वो भी नहीं सुधर रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने ऐलान किया, ऑर्डर किया है कि भाई आप अगले 24 घंटे में इसकी जो एफआईआर है वो दर्ज करें। अब लेकिन वो बस जिद है कि एफआईआर के अंदर जो वो नाम देना चाह रहे हैं वो दे नहीं सकते हैं, वो कर नहीं सकते हैं।
तो ये तो मतलब कि वो एक उनको एक नया बयानिया मिल गया है, एक नया उनको टॉपिक मिल गया है अपने इस मार्च को कामयाब बनाने के लिए, लोगों अच्छा को एक साथ बार जोड़ने बताइए के लिए। राणा वाले साहब, आपको नहीं लगता कि इमरान खुद जरूरत से ज्यादा ही लोगों को दुश्मन बनाए हुए हैं? वो शहबाज शरीफ को दुश्मन बनाए हुए हैं, वो बिलावल भुट्टो की पार्टी को दुश्मन बनाए हुए हैं, जरदारी परिवार को दुश्मन बनाए हुए हैं, वो सेना के तमाम अफसरों को दुश्मन बनाए हुए हैं, चुनाव आयोग को दुश्मन बनाए हुए हैं, साथ है तो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, ये दो दिखते हैं जो इमरान के संदर्भ में साथ हैं। थोड़ा इस कहानी को भी समझाइए ना हमें, कहानी क्या है ये? लोगों ने इस तरीके से देश में अपने आप को बांट लिया है क्या है, हम इमरान के साथ या हम इमरान के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, ऐसा महसूस होता है इमरान के लिए ही फैसला आएगा। चुनाव आयोग जाएगा, पहले से ही लगता है इमरान के खिलाफ फैसला आएगा। क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जैसे उज़मा साहिबा ने बात की है ना कि जब इमरान खान साहब का मामला इस तरह का है कि वो सीट से जब उतरते हैं ना वो अकले कुल हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जब वो गवर्नमेंट में थे ना 3.5 साल, जी तो अपोजिशन, यही पार्टीज जिनको आज वो अपना दुश्मन बनाए बैठे हैं, यही पार्टीज उनको चीख चीख के कह रही थी कि भाई आप हमारे साथ बैठें, जी हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, हम रिफॉर्म्स पे आपके साथ हैं, हम बिल्स पे आपके साथ हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें बैठाइए तो सही, जी अपने साथ टेबल पे बैठे तो सही। तो इमरान खान का एक ही बात थी कि जी हमने आपके साथ, मैंने अपोजिशन के साथ बैठना ही नहीं है, जी मैंने उनसे बात ही नहीं करनी है, जी मैंने कुछ कहना है। तो आज भी वो उसी सोच को लेके, आज भी मतलब कि गवर्नमेंट से बाहर निकल के भी वो उसी सोच को लेके आगे बैठे हैं और इसी सोच को आगे लेके जा रहे हैं कि जी मैं वो एक शख्स होता है ना जो वो कहता है जी मैं अकले कुल हूँ, जी मेरे पास सारे जहान की अकल है, मैं ही सब कुछ हूँ, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है। शायद उनको लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही लीडर बच गया है, एक ही सियासतदान बच गया है और एक ही बंदा ऐसा है। अच्छा राणा तो साहब, ये आपने बताया कि इमरान को ऐसा लगता है, अब थोड़ा इतना और बता दें, फिर मैं जयेश सोढ़ी साहब के पास जाना चाहता हूं कि इमरान को तो ऐसा लगता है मैं ही अक्लमंद हूं, मैं ही एकमात्र नेता हूं। ये पाकिस्तान की आवाम को भी यही लग रहा है क्या, भैया यही अक्लमंद है, यही एक नेता है? थोड़ा इस पे और रोशनी दे दीजिए। इसका भी मैं आपको ना टेक्निकली जवाब ये देता हूँ कि जब इमरान खान को निकाला गया था ना अप्रैल 2022 में, तो उस वक्त आपने देखा होगा कि लोग, जैसे उस्मा साहिबा ने कहा, कि इनके खिलाफ थे। जी मेरे जैसा शख्स भी इनके खिलाफ इस वजह से था क्योंकि महंगाई मुल्क में बहुत ज्यादा हो चुकी थी, जी इतनी ज्यादा महंगाई हो चुकी थी और समझा ये जाता था कि इमरान खान इसको कंट्रोल करने में नाकाम है। जी लेकिन आज जब ये शहबाज गवर्नमेंट आई तो जो महंगाई है वो इमरान खान के दौर से डबल हो गई। जी मतलब कि 6 माह के अंदर जो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज 225 रुपए लीटर, 30 रुपए लीटर पे खड़ा है। तो इसलिए लोग आज इस महंगाई से तपे हुए लोग जो हैं वो भी कुछ इमरान खान के पास साथ लग गए हैं। उनको ये लगता है कि चूंकि जब ये गया था तो उस वक्त हालात बेहतर थे और अब चूंकि ये हुकूमत से बाहर है तो जो लोग बैठे हैं वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो जो पाकिस्तान की इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है ना, जो हालात हैं इस वक्त, वो भी कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार हैं लोगों को इमरान खान के साथ जोड़ने में। आज ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है, आज ये लोगों को रिलीफ देना शुरू कर दें तो मैं अगले 3 माह में दावे से कह सकता हूं कि ये जो लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये इमरान खान के साथ नहीं नजर आएंगे आपको। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं राणा वाली जोहब साहब। बोले असल दुश्मन जो बना है वर्तमान सरकार का वो महंगाई बनी हुई है। मुझे जाना तो था सोढ़ी साहब के पास, लेकिन एक टिप्पणी मैं फारूकी साहब से लेना चाहता हूं। फारूकी साहब, आपसे जानना चाहता हूं, अमेरिका के खिलाफ इमरान खान इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, अमेरिका को दिखाई नहीं दे रहा कि अगर इस समय में पाकिस्तान की मदद नहीं की, शहबाज सरकार की मदद नहीं की, तो उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाला, उनके संदर्भ में इतना आक्रामक रखने वाला शख्स पाकिस्तान की जनता का हीरो बनकर पहुंच जाएगा वापस उनके खिलाफ? या अमेरिका कुछ कर नहीं रहा क्या? बीच में तो सुना था कि डॉलर वॉलर आ रहे हैं, क्या है कहानी? डॉक्टर साहब, बात यह है कि हम जिस खित्ते जमीन पे रहते हैं जी वहां पे मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस खित्ते जमीन पर हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बड़ी पसंद है। हम वो सुनाना और उन पे यकीन करना हमें बड़ा पसंद है। हम तखयलात की दुनिया में रहते हैं। जी और ये जो आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा कि हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्में ज्यादा इसीलिए देखी जाती हैं कि वो हमें उन दुनिया में ले जाती हैं जो एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। जी अब मसला ये है कि ये एक फैशन की बात है कि हम अमेरिका के खिलाफ बात करें, लोग बिला वजह खड़े हो जाएंगे।
हम फैशन के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करें, लोग बिला वजह उससे प्रभावित होते हैं, उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, वो समझते हैं कि ये कोई बड़ी अच्छी बात हो रही है। जी तो ये आप समझ लीजिए कि बुनियाद, और जो आप सवाल इससे पहले कर रहे थे कि सारे एक तरफ हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक परसेप्शन है जो शायद हमदर्दी क्रिएट कर रहा है आवाम के अंदर कि ये वन अगेंस्ट ऑल है, ये सारे इसके खिलाफ हैं। उन्होंने एक परसेप्शन ऐसे बना लिया है, उन्होंने इस लड़ाई को वन वर्सेस ऑल कर दिया है, जी जिसकी वजह से हमारे तमाम लोग जो हैं वो शायद उसकी तरफ हमदर्दी में भी कुछ चले गए हैं, कुछ नजरियाती तौर पे चले गए हैं, कुछ के पुराने गिले शिकवे हैं कोई इस्टेब्लिशमेंट से, कुछ को अमेरिका पसंद नहीं है। तो अमेरिका एज सच उस तरह से सामने नहीं आ रहा, और इस हवाले से भी हमारे यहाँ बेशुमार थ्योरीज बेची जा रही हैं कि जनाब अमेरिका इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा कि अमेरिका को एक पॉपुलर सेंटीमेंट सड़कों पे नजर आ रहा है। लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका को जब सूट करेगा उसके मुफादात के मुताबिक तो वो जरूर इंटरवीन भी करेगा, और उसने पैसे देने हुए तो वो जरूर देगा। तो मुझे इस सारी थ्योरी में कोई जान नजर तो नहीं अभी तो आती। कुल कहानियां चल रही हैं, ये फारूकी साहब बता रहे हैं, लेकिन कहानियों के बीच में सत्य खोजने की हम कोशिश कर रहे हैं। सोढ़ी साहब हमारे साथ में। सोढ़ी साहब, आपने तो पाकिस्तान की सेना को इतने वर्षों से लगातार देखा है। अभी जो पाकिस्तान सेना के हालात हैं, और पाकिस्तान की सेना को भारत की सेना से कोई चुनौती नहीं मिल रही है, पाकिस्तान की सेना को पाकिस्तान के अंदर ही इमरान खान नामक एक शख्स से चुनौती मिल रही है। इस चुनौती पर बतौर सैन्य विशेषज्ञ बताइए, क्या पाकिस्तानी सेना अपना इकबाल खो रही है? पाकिस्तानी सेना क्या ऐसा कुछ डिलीवर नहीं कर पाई जिसके कारण से जनता में उसका सम्मान रहता? क्या लगातार मुंह के खाने के कारण से ये स्थिति है? कुल मिलाकर सेना के हालात को लेकर आप क्या आकलन कर पा रहे हैं यहां बैठ के? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जी 2004 में हसन अब्बास ने किताब लिखी थी पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म, जी जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान की राजनीति 3A के ऊपर चलती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। जी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर उसने पाकिस्तान में रहना है तो उसने पाकिस्तानी सेना के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं। पाकिस्तान में कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, वो हमेशा पाकिस्तानी सेना के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखता है। लेकिन जो इमरान खान ने किया है वो आज तक इस लेवल पे किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया है। अगर इमरान खान अपने इस मुहिम में सफल हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता कहलाएंगे, और अगर ये विफल हो जाते हैं तो इनका हाल इससे भी बुरा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में चाहे नमक बने चाहे स्टील बने, हर चीज में पाकिस्तानी सेना का हाथ है। वो अपने फाउंडेशंस के थ्रू, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो है ही हैं, वो कॉर्पोरेट पाकिस्तान के सीईओ भी हैं। उनका इतना पावर है कि कोई भी बड़ा नेता पाकिस्तान आता है वो हमेशा पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मिलता है। तो इस चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें और इमरान खान की ललकार को देखें पाकिस्तानी सेना की तरफ के विरुद्ध, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इमरान खान, जो एक अच्छे इंटरनेशनल क्रिकेटर थे, अपनी यॉर्कर बॉल्स के लिए मशहूर थे, क्या वो पॉलिटिक्स में भी ऐसे यॉर्कर बॉल से जीत पाएंगे, या फिर उनका जो हाल है वो इससे भी बुरा होगा? तो काफी महत्वपूर्ण बात कह रहा है, लेकिन आपने जो बात कही थी किताब के हवाले से, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, दो को तो चुनौती दे रहे हैं इमरान खान, एक आर्मी को, एक अमेरिका को। पर जो जीवन उन्होंने जिया पूर्व में इमरान खान ने, उसमें कई लोगों को रहा कि उन्होंने अल्लाह को भी चुनौती दी। इन तीन चुनौतियों के बावजूद भी वो शख्स पाकिस्तान में बना हुआ है। किताब जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं वो किताब फेल होती दिखाई नहीं दे रही आपको सोढ़ी साहब? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि ये जो हालात हो रहे हैं ये उस किताब के बिल्कुल विपरीत हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या ये किताब जो लिखी गई थी और जो पाकिस्तान के हालात हैं, इनमें क्या कोई रिजेम्बलेंस थी या बिल्कुल ये चीजें विपरीत थी। इमरान खान के लिए ये जो मुहिम चलाई, ये सबसे बड़ी मुहिम है। और आज अगर पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, उसका मेन रीजन ये है कि वो शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान की करप्शन से दुखी हो चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने इमरान खान को 2018 में एक मौका दिया। इसमें कोई शक नहीं है डॉक्टर साहब कि आज की तारीख में अगर कोई सबसे लोकप्रिय पॉलिटिकल लीडर है तो वो सिर्फ इमरान खान है, और अपनी इस लोकप्रियता का इमरान खान पूरा राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। इमरान खान पूरा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं वापस फारूकी साहब आपके पास आना चाहता हूं
और आपसे समझना ये चाहता हूं, ये पाकिस्तान के हालात के संदर्भ में इमरान खान सत्ता में आने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं या नया सेना प्रमुख उनका कट्टर विरोधी ना बन जाए इसे रोकने की कहानी रच रहे हैं? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि इमरान खान भले ही अप्रैल 2022 में सत्ता से हटे, पर सेना की वैसी भूमिका नहीं थी उसमें जैसी भूमिका अतीत में हमें सत्ता पलट में दिखाई देती थी। ऐसी बाजवा साहब के संदर्भ में नहीं दिखी। लेकिन जो मेजर जनरल फैजल नसीर हैं, वो भी एक बड़ा गंभीर नाम है बाजवा के उत्तराधिकारी के तौर पर। क्या इमरान खान सुनिश्चित करना चाहते हैं आगे की लड़ाई के संदर्भ में कि सेना में कोई ऐसा व्यक्ति पदासीन ना हो जाए जिसको इमरान खान का वजूद ही बर्दाश्त ना हो? क्या ऐसी कोई कहानी? अब आपने कई कहानियों की बात की है, तो हमने इस कहानी पर भी सोचा आपसे बात कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक दो चीजें यहाँ पे वजाहत कर दूं। ये जो अमेरिका, अल्लाह और आर्मी वाली थ्योरी है, ये गालबन मुझे जहां तक याद पड़ता है, ये शायद क्रिस्टीना लैम ने ये पहली दफा लिखा था, मुझे आई मे बी रॉन्ग। और इमरान खान के जो हैं वो इन कटर और डिपर मशहूर थे, यॉर्कर तो वकार यूनिस और वसीम अकरम के मशहूर थे। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो वो सवाल के हवाले से गुजारिश ये है कि ये बात तय है कि इस सारे मामले का नवंबर से और आर्मी चीफ के तयन से बड़ा गहरा ताल्लुक है जी। चूंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो हर सूरत पे बना रहना चाहती है उस वक्त तक, और वो ये इख्तियार अपने हाथ में लेना चाहती है कि नए आर्मी चीफ का तयन वो करें। इसी तरह से इमरान खान भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सारे अमल पर किसी ना किसी तरह से असरअंदाज हो सकें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नए आर्मी चीफ का तयन है या तकर्रुर है, उसके हवाले से ये सारी जद्दोजहद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सियासत में, जैसे अभी मुझसे पहले भी शुरका ने इस बात पे रोशनी डाली कि पाकिस्तानी सियासत का इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, और जितने लोग भी इक़्तिदार में आते रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के नतीजे में ही आते रहे हैं, या कम से कम शुरू में उनको ज़रूर आशीर्वाद हासिल थी, बाद में वो खुद मुख्तार होने की कोशिश करते हैं, खा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या वो मियां नवाज शरीफ हों और अब इमरान खान हों। ये 3-4 मिसालें तो हमारे सामने मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर ये लोग नहीं आ पाए इक़्तिदार में, लेकिन जब एक दफ़ा इक़्तिदार चख लेते हैं तो उसको बरकरार रखने के लिए या कम से कम अपने इख्तियार को बुनियादी तौर पर एंजॉय करने के लिए, चूंकि मुझे लगता ये है कि ये जितने लोग भी हैं इनको ये लगता है कि असल इक़्तिदार, असल सत्ता कहीं और है, उनके हाथ में नहीं है। ये जितने लोग भी इक़्तिदार से अलग हुए, इनका गिला शिकवा यही है जी। तो अभी मेरे नजदीक ये सत्ता की ये जंग है कि हर यानी पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको इख्तियार में से कितना हिस्सा मिलेगा। इसी तरह से जो बाकी स्टेक होल्डर हैं इस सिस्टम के, वो अपनी अपनी जगह पे अपनी जगह अपना इख्तियार बचाने या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये उसी का नतीजा है कि जिसके रिएक्शन में आपको लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले पर लोग भी कुछ कहना चाहते हैं। तो ये लोग तो लोगों के साथ इमरान खान ने अपने आप को कनेक्ट कर लिया है, इसलिए इमरान खान के साथ लोग दिखाई दे रहे हैं। फारूकी साहब का पत्रकारिता क्षेत्र का अनुभव यह बता रहा है, पर मैं इसे थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं। उजमा कारदार जी, आपसे यह समझना चाहता हूं कि एक इलाका है पंजाब, और पंजाब से ताल्लुक रखता है शरीफ परिवार। शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री हैं और ताकत इमरान खान के साथ दिखाई दे रही है। ये क्या कहानी है? थोड़ा इस पर भी तो रोशनी दीजिए। क्या हो गया पंजाब को, जो शरीफ परिवार से इतर इमरान खान अपनी सारी ताकत पंजाब से लेकर ही पूरे देश में दिखा रहे हैं? जी मेरे ख्याल में देखें, ये जो आपकी परसेप्शन है ना कि बहुत लोग इमरान खान के साथ निकल रहे हैं, ये सही नहीं है जी। वो इसलिए क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो इनकी जो अभी जो वाकया हुआ था पीछे, अब इनकी जाहिर है इनकी हुकूमत पंजाब में है। तो मैं उस दिन फंस गई थी सड़क पे, तो मैंने देखा 3 घंटे में फंसी रही सड़क पे कि जी प्रोटेस्ट हो रहा है। जो बाहर निकल के मैंने देखा तो मुट्ठी भर लोग थे और कहीं भी पुलिस का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। इसका मतलब है कि मुझे ये महसूस हुआ कि ये जानबूझ के यहाँ से पुलिस गायब है ताकि ये आराम से मुट्ठी भर लोग जो हैं ये लोगों को रोकें और ये पैगाम जाए कि जी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अभी जिस तरह ज़िमनी इंतखाब हुए थे, तो अगर इमरान खान को 5.5 लाख वोट मिले तो इनको दूसरी जो जमात नून थी इनको भी तकरीबन 4.5 लाख वोट मिले थे, और इमरान खान ने अपनी जो 8 सीटें थी उनमें से 2 सीटें खो दी थी।
ये उनकी अपनी सीटें थी। और यही हाल पिछली वाली ज़िमनी इलेक्शन का भी था कि इनकी अपनी 20 सीटें थी, उसमें से 5 इन्होंने खो दी थी। तो ये देखें, ये ज़िमनी इंतखाब जो है, दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ जनरल इलेक्शन। दूसरे में एस्टैब्लिशमेंट की बहुत यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा परसेप्शन और कॉन्सेप्ट आप लोगों के, आपके मेहमानों के क्लियर करना चाह रही हूँ जी कि हमारे मुल्क में जो एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने पिछले 10 साल यानी कि तकरीबन 14 साल से उन्होंने कहा है कि हम जो है वो जो भी सिविलियन गवर्नमेंट है जो कि अवाम का वोट लेके डेमोक्रेटिक तरीके से आएगी, हम उसके पीछे खड़े हैं, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे जी हो, जी हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। हर हम अवाम की जो भी उनकी जो एक वर्डिक्ट है, हम उसके मुताबिक जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये होता है कि परसेप्शन ये होती है कि जी एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कोई हुकूमत बन नहीं सकती है। इस्टेब्लिशमेंट को आप ये ना समझे कि वो इमरान खान बुरा भला कहेंगे और लोग उनके साथ खड़े होंगे, हरगिज नहीं है। जी अवाम जो है वो अपने अफवाज के साथ खड़ी है, वो सीसा पिलाई दीवार के तरह उनके साथ खड़ी है, क्योंकि ये अवाम है जिसकी वजह से आजादी सॉरी ये हमारी अफवाज है, सरहदों के मुहाफिज हैं। हर बुरे वक्त में वो आते हैं, अपनी जानों का नजराना देते हैं ताकि हम आजादी की फिजा में सांस ले सकें। सो अफवाज और अवाम हमारे एक हैं, कोई दो नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब क्यों आईएसआई चीफ को आना पड़ा, कभी नहीं सामने आते थे, क्योंकि झूठ इतना सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया जा रहा था। क्योंकि इमरान खान को थोड़ी इसलिए फ्रस्ट्रेशन थी कि जब वो आईएसआई चीफ ने हमें बताया कि जब अंदरूने खाना जब मुलाकात होती थी तो वो हमारे आर्मी चीफ को कहते थे कि मैं आपको लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे दूंगा, आप सिर्फ मेरी ऑपोजिशन को सबको आप जेलों में भेज के सबको फारिग कर दें। जी तो अब वो आर्मी चीफ ने कहा जी मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, मैं अगर इस काम के लिए हूँ तो फिर मैं आपकी सीट पे बैठा हूँ, मैं तो आपकी सीट पे नहीं बैठा हुआ, ये तो हमारे जो जुडिशरी का काम है और आपके ये एफआईए का, नैब का, इनका काम है, ये मेरा काम नहीं है। जी उसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल एपॉलिटिकल कर लिया अपने आप को, और यही चीज इमरान खान को हजम अब नहीं अच्छा, हो रही एक बात बताइए उजमा कारागार जी, आपका कहना है कि लोग इमरान खान के साथ नहीं है, फालतू का परसेप्शन है, गलत समझ रहे हैं हम लोग, इतनी भीड़ नहीं है, कुछ ही लोग रहते हैं, तंत्र के माध्यम से माहौल बनाया जाता है। इतना बदमाश आदमी है इमरान खान। तोशखाना मामले में उसे दोषी ठहरा दिया गया है भाई, 5 साल के लिए चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा दिया, सांसदी भी छीन ली गई। इतने संगीन किस्म के आरोप लगा रहे हैं कि आप खुद बोल रही हैं कि आईएसआई चीफ को इसलिए आना पड़ा कि ऐसा माहौल बना दिया। इतनी अराजकता देश में बन रही है, जेल में क्यों नहीं डालते? किस बात से डर रही है सरकार, किस बात से डर रही है हुकूमत? इमरान खान के चलते अगर इतनी ही परेशानी है तो इमरान खान सड़क पर कैसे हैं? इमरान खान ये सब कैसे कर पा रहे हैं? हुकूमत इतनी डरी सहमी सी क्यों है? देखिए, इमरान खान को मैं आपको बता रही हूँ कि सड़क पे रहने से उनको कुछ हासिल नहीं होना। अगर वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनको चाहिए पार्लियामेंट में दोबारा जाएं, ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठें, वहां पे अपनी सारी डिमांड्स जो हैं उनको अपना करें, और सबके साथ मिलके जो भी उन्होंने फैसला करना है मिलके करें कि जी हमने अगर 4-5 महीने पहले इलेक्शन करानी है तो तब वहां पार्लियामेंट में जाके ये हो सकता है। ये बाहर धौंस और धमकियों से नहीं होगा, कुछ भी कोई फायदा नहीं होना, ये सब बेकार बातें हैं बिल्कुल। उजमा कारदार जी कह रही है सब फालतू की बात है, लेकिन उजमा कारदार जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब लोग नहीं है और वो इतनी अराजकता फैला रहे हैं तो उनकी जगह है हवालात में क्यों नहीं है? उन्हें वो वापस संसद में क्यों भेजना चाहती हैं? सवाल है, सोचिएगा उजमा कारदार जी, अगर आपका मन करे तो उसका जवाब मुझे दीजिएगा। बहरहाल मेरे साथ में पूर्व राजदूत मंजू सेठ जी जुड़ गई हैं। मंजू जी, आपका स्वागत है। हमारी काफी विस्तार से बातचीत चल रही थी पाकिस्तान के हालात को लेकर। बतौर विदेश मामलों के जानकार आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इतने लंबे समय से पाकिस्तान को देखा है, पाकिस्तान के आज के हालात क्या आपको आशान्वित करते हैं कि 75 साल बाद सही, लेकिन पाकिस्तान अब एक मजबूत लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है? ये व्यक्ति जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर है और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सेना ये बर्दाश्त कर रही है उसके खिलाफ आलोचना के इतने मुखर तौर को। क्या इस दृष्टि से हमें इस चीज को देखना चाहिए? कुछ हद तक ये सही है जी कि ये डेमोक्रेटिक जो इसके क्रेडेंशियल्स हैं वो थोड़े मजबूत दिख रहे हैं इस बारी।
नहीं तो जैसे आप कह रहे थे नॉर्मली अभी तक वो जेल में होते, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मंजू जी। वो नॉर्मली अभी तक किसी उनके ऑपोजिशन लीडर को नॉर्मली जेल में डाल देते हैं, बट साथ ही में आप देखेंगे उनका सपोर्ट काफी है जी। जनता में। तो इसलिए थोड़ा सा जो वहाँ की हुकूमत है, मुझे लगता है थोड़ा उनको लगता है कि हम ऐसे एक्शन नहीं ले सकते हैं कि उनको हम जेल में डाल दें। जी। लेकिन साथ ही में पाकिस्तान में जो मुझे लगता है जो इनके हालात हैं, जो अंदरूनी हालात इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब हैं, जी। जनता वैसे ही परेशान है, और साथ में यूएस ने थोड़ा सा विड्रॉ किया है, चीन ने भी थोड़ा सा विड्रॉ किया है, इन द सेंस अपनी सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बहुत ज्यादा क्लोज थे वो अब इतना क्लोज नजर नहीं आ रहे हैं। मे बी हमारा परसेप्शन सही है कि गलत है, आई कांट से, बट थोड़ा सा लग रहा है कि जो पाकिस्तान की आर्मी को और उनकी वहाँ पे जो उनको एड दे रहे थे बहुत ज्यादा, और अब वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कि वहाँ पे टेरर की जो रूट्स हैं उनको हटाना है वहाँ पे। तो सब कुछ यूएस भी समझ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन साथ ही में वो ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ बिल्कुल अराजकता हो जाए और बिल्कुल वहाँ पे क्योस हो जाए। इसलिए क्योंकि सपोर्ट है इमरान खान का, तो अगर इनको जेल में डाल दिया गया तो और स्थिति बिगड़ सकती है, ऐसे मुझे लगता है। और आर्मी भी थोड़ी मुश्किल में नजर आ रही है, मुझे लग रहा है आर्मी अपने आप को जो पहले मजबूत और बिल्कुल क्लियर कमांड में थी, ऐसे लग रहा है कि उनका जो मनोज सेठी जी को भी लग रहा है बदला हुआ पाकिस्तान तो है। भले ही उजमा कारदार जी की इस बात पे नाराजगी है, लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए राणा अली जोएब साहब के पास वापस आता हूं। और राणा साहब आपसे जानना चाहता हूं, इमरान खान फिर प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो रहस्य के गर्त में है, भविष्य के गर्त में है, पर जनता अब अपना स्वर मुखर होकर पाकिस्तान में बोल सकती है और हुकूमतें उस स्वर को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। इस बदलाव को लेकर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ये आपकी बात बड़ी अच्छी है और मैं इसको सेकंड करता हूँ कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि लोग बाहर निकले हैं और लोग मतलब कि जान भी रहे हैं, लोग इमरान खान को सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोग खुलकर जो काम गलत हो रहा है मुल्क के अंदर उसके खिलाफ बोल भी रहे हैं। तो सपोर्ट की आपने बात की, आज मैं मतलब कह रहा हूँ कि आज अगर इलेक्शन होता है लाइक अगले 10 दिन में 15 दिन में, तो ये बिल्कुल फेयर है कि इमरान खान को मेजोरिटी मिलेगी, वो वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद सवाल ये पैदा होगा और है सवाल ये बना हुआ है हमारे यहाँ भी और आपके ज़हन में भी होगा कि क्या इमरान खान को इलेक्शन तक या वोट हासिल करने तक रहने दिया जाएगा? क्योंकि इलेक्शन आज हो, 6 माह बाद हो, 23 में हो, एंड में हो, 24 में हो, वोट अब इस वक्त इमरान खान को मिलेगा, पूरे मुल्क में मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा, पहले से ज्यादा मिलेगा। जो वो कहते हैं ना कि 1/3 मेजोरिटी जिसको गवर्नमेंट के लिए जो जरूरी होती है वो कामयाब होंगे लेने में। तो ये जो जिमनी इंतखाबात का जिसका जिक्र किया गया ना, ये 9 सीटों पे हुआ था, 9 सीटों में से 8 सीटें इमरान खान जीते हैं। ये मेरे ख्याल से फरूकी साहब मेरी बात को एग्री करेंगे कि 8 सीटें जो है वो इमरान खान ने जीती हैं पूरे जहां जहां पे भी ये इलेक्शन हुआ है। तो ये इस बात का सबूत है, ये जो जिमनी इलेक्शन है। और लेकिन इसके साथ ये इस बात का मैं जो है साहब 1 मिनट रोकता हूँ, उजमा कारदार कुछ बोलना चाह रही है, उजमा कारदार का हस्तक्षेप सुन लेते हैं। जी उजमा जी, आप कुछ करेक्ट करना चाह रही हैं शायद। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि 8 सीटें नहीं जीती इन्होंने, 6 सीटें जीती हैं। 2 जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने जीती हैं, एक मुल्तान से है और एक कराची से है। जिया जी राणा साहब। अच्छा चले, इस बहस में हम नहीं आते कि जी 6 जीती हैं, 8 जीती हैं, लेकिन टोटल 9 सीटों पे हुआ है। 9 में से अभी ये 5 दिन कबल भी एक सीट का जो एनए का इलेक्शन हुआ वहां से भी इमरान खान जीत गए हैं। बहरहाल अगर 8 में से 6 भी जीती हैं तो फिर ये भी सोचने वाली बात है कि एक बंदा अकेला कैंडिडेट 6 सीटों में वो जीत गया। कैसे जीत गया? क्योंकि लोगों ने उसको वोट दिए हैं, अवाम उस पर अब उसके साथ मिल गई है। तो इसलिए इसके साथ साथ ये भी इस बात का सबूत है कि अब एस्टैब्लिशमेंट जो हर वक्त हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं, फौज ये कहती है कि हम पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज पर असरअंदाज नहीं हो रहे हैं, ये उस बात का सबूत है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का ये एलिगेशन कि जी फौज जो करवा रही है वो मेरे पे हमला भी फौज ने करवाया, ये करवाया, वो करवाया, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इलेक्शन जब भी हो, आज इलेक्शन हो, 6 माह बाद हो, इमरान खान को मेजोरिटी मिलेगी, वोट इमरान खान को पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इमरान खान जनता का साथ
अपने साथ बनाए रखने में कामयाब रह रहे हैं। ये कुल मिला के बातचीत की और उस साथ को अब वह बहुमत की शक्ल देना चाहते हैं, इसलिए चुनाव के संदर्भ में वो इंतजार नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है हालात कब बदल जाए। जैसा उज्मा कारदार जी हमें बोल रही हैं, 6 महीने पहले इमरान खान के साथ मुट्ठी भर लोग भी नहीं थे, 6 महीने में हालात इतने बदल गए कि मुट्ठी भर लोगों के सामने सब लोग इमरान खान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहीं 6 महीने फिर हालात ना बदल जाए, इमरान खान को शायद इसकी बेचैनी है। इसलिए उन्हें लगता है कि चुनाव अब तुरंत होने चाहिए। लेकिन जो लोग हुकूमत में हैं वो क्या सत्ता ऐसे ही छोड़ देंगे? ये दबाव आगे क्या स्वरूप लेता है जानने में दिलचस्पी है। इमरान का दावा है लोग उन्हें जिंदा नहीं रहने देना चाहते, पर अल्लाह और लोग उनके साथ में हैं। देखें अल्लाह और लोग उनका साथ कहां तक देते हैं। हम लगातार इस पर निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमें आज एक नज्म मिली है, वो नज्म आपसे साझा करना चाहते हैं। फैज साहब की क्या कमाल की नज्म है। उन्होंने लिखा, बड़ी मशहूर नज्म है, थोड़ी लंबी है, पर मौका ऐसा है कि इसे पूरा ही आपके साथ साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। जब जुल्म सितम के रूह गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जब अर्ज खुदा के काबे से, जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फैज अहमद फैज ने क्या कमाल की बात कही थी। देखें पाकिस्तान के संदर्भ में ये नज्म किस तरीके से फलीभूत होती है। इसी के साथ अब मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक